विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने सम्राट की विभिन्न प्रकार की शक्तियों को पढ़ा, जैसे कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, धार्मिक शक्तियाँ, सम्मान की शक्तियाँ। ये सम्राट की सभी सैद्धांतिक शक्तियाँ हैं। व्यवहार में इन सभी शक्तियों का प्रयोग कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है। सम्राट वहाँ पर कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, इसलिए सम्राट के संबंध में ये कहा जाता है कि सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं। वास्तविक प्रधान वहाँ पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है। और इस प्रकार से सम्राट की समस्त शक्तियों का प्रयोग व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। और सही भी है, क्योंकि शक्ति और उत्तरदायित्व तो साथ साथ चलते हैं, इसलिए सम्राट किसी प्रकार से उन कार्यों के लिए उत्तरदायी भी नहीं। और इसीलिए वहाँ पर फाइनर ने सम्राट की वास्तविक स्थिति के संबंध में कहा कि यह वैभवपूर्ण विशाल गगनचुंबी अट्टालिका है, जिसमें कि राजनीतिक शक्ति का स्थान एक शून्य के बराबर है। देखिए, ट्यूडर का अगर हम सम्राट की वास्तविक शक्तियों के संबंध में अध्ययन करें तो ट्यूडर का उल्टा, यानी महारानी एलिजाबेथ के समय तक प्रशासन में सम्राट का स्थान महत्वपूर्ण था, उसके पास शक्ति भी थी और प्रभाव भी था। लेकिन जैसे जैसे हम वहाँ पर समय बीतता गया, वैसे वैसे सम्राट की शक्तियाँ कम होती गईं, क्योंकि वहाँ पर अमर्यादित राजतंत्र और अमर्यादित राजतंत्र और मर्यादित राजतंत्र के बीच जो है वो संघर्ष होता चला गया, और उस संघर्ष में जो है सम्राट की शक्तियाँ धीरे धीरे कम होती चली गई। वहाँ पर एक समय ऐसा भी आया कि सम्राट का पद ही समाप्त कर दिया गया। 1649 में ब्रिटेन के इतिहास में, संवैधानिक इतिहास में सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया और वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना कर दी गई। लेकिन ठीक 11 वर्ष के बाद 1660 में वहाँ पर पुनः सम्राट पद की स्थापना होती है और चार्ल्स द्वितीय को वहाँ पर सम्राट नियुक्त कर दिया जाता है। यदि सम्राट पद पुनर्जीवित हो जाता है, लेकिन सम्राट पद की शक्तियाँ जो हैं वो पुनर्जीवित नहीं हो पाती हैं, और वहाँ पर हम कहें कि सम्राट की शक्तियों के ह्रास के लिए हैनोवर वंश के जो 2 सम्राट थे, जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय, वो भी बहुत मात्रा तक उत्तरदायी है, क्योंकि जॉर्ज राजाओं की ब्रिटेन की न तो राजनीति में रुचि थी और न ही उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था। इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कम कर दी और अंततः बंद कर दी, और उसके बाद धीरे धीरे मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाने लगी, और इस प्रकार ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद का उदय हुआ। और हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो है ब्रिटेन के इतिहास में सम्राट की शक्तियाँ धीरे धीरे कम होती चली गई, और ये शक्तियाँ प्रधानमंत्री और कैबिनेट और धीरे धीरे संसद के हाथों में स्थानांतरित होती चली गई। यद्यपि 1834 में वहाँ पर जो है 1834 में पुनः सम्राट के द्वारा शक्तियों को चार्ल्स तृतीय के द्वारा जो है शक्तियों को जो है पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो असफल रहे, क्योंकि वहाँ पर अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में कुछ निश्चित परंपराएं स्थापित हो गई और उनको प्रयोग करना पड़ा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि महारानी विक्टोरिया के समय तक, यानी 1800 से उनका काल माना जाता है, 1837 से 1901 तक के समय का समय उनका माना जाता है। उस समय तक सम्राट की शक्तियाँ पूरी तरीके से कम हो गई है, सम्राट प्रशासन में पूरी तरीके से शक्तिहीन हो गया। और वर्तमान समय में जो भी शक्तियाँ
जो भी सिद्धांत रूप में कहा जाता है कि सम्राट इन शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन व्यवहार में उन सभी शक्तियों का प्रयोग सम्राट अपने स्वविवेक से नहीं करता है, बल्कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट के परामर्श से ही करता है। चाहे वो कार्यपालिका शक्तियाँ हों, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति, राजदूतों, वाणिज्य दूतों की नियुक्ति, संधि, युद्ध की घोषणा, इस सारी शक्तियों का प्रयोग सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से ही किया जाता है। इसी प्रकार से जितनी भी व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ हैं, चाहे लोक सदन को विघटित करने की शक्ति, संसद का अधिवेशन बुलाने की शक्ति, उसको स्थगित करने की शक्ति, संसद में भाषण प्रस्तुत करने की शक्ति, इन सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के परामर्श से किया जाता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि न्यायिक शक्तियों में भी जो क्षमादान की शक्ति है, उसका प्रयोग वहाँ के गृह मंत्री के परामर्श से किया जाता है। और जो भी उपाधि, सम्मान इत्यादि जो प्रदान किए जाते हैं सम्राट के द्वारा, उन समस्त शक्तियों का प्रयोग सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से ही किया जाता है। और उसके सभी कार्यों के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ही उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार से ब्रिटेन के सम्राट की वास्तविक स्थिति के संबंध में ये कहा जाता है कि ब्रिटेन का सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं। ब्रिटेन के सम्राट के संबंध में एक दूसरी उक्ति भी प्रसिद्ध है कि सम्राट कोई त्रुटि नहीं करता। शाब्दिक दृष्टि से तो इसका अर्थ यही है कि सम्राट जो भी करता है वो ठीक करता है और वो कोई भी कार्य गलत नहीं कर सकता है, उसके कार्य में कोई त्रुटि नहीं हो सकती है। लेकिन संवैधानिक दृष्टि से इस कथन का जो अर्थ है वो इस प्रकार से है। नंबर 1 कि सम्राट कानून से ऊपर है। क्योंकि सम्राट कोई त्रुटि नहीं करता है, इसलिए सम्राट कानून से ऊपर है और सम्राट के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सम्राट जो है न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से भी जो है बाहर है, उसके खिलाफ कोई भी दीवानी फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि सम्राट के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। वहाँ पर ये तक कहा गया है, डाइसी ने तो इतना तक कहा है कि सम्राट यदि प्रधानमंत्री को गोली भी मार दे तो भी ब्रिटेन में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा सके। इस प्रकार से ब्रिटेन का सम्राट कानून से ऊपर है। दूसरा है कि सम्राट स्वविवेक से नहीं वरन कैबिनेट के परामर्श से ही कार्य करता है, अतः उसके कार्यों के लिए कैबिनेट उत्तरदायी है। ब्रिटेन का सम्राट कोई भी कार्य स्वविवेक से नहीं करता है, बल्कि सारे कार्य कैबिनेट के परामर्श से करता है और इसीलिए उसके प्रत्येक कार्य के लिए सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल और व्यक्तिगत रूप से वह मंत्री विशेष उत्तरदायी होता है जो कि उस कार्य को करता है। और इसी प्रकार से तो इसीलिए कार्टर जैसे विद्वानों ने कहा कि राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग उसी रूप में किया जाता है जिस रूप में संसद के समर्थन से कैबिनेट उनका प्रयोग करना चाहिए। और कहते हैं कि जब सम्राट स्वविवेक से कोई कार्य नहीं करता है तो उन कार्यों के लिए वो उत्तरदायी भी नहीं होता है। इसीलिए सम्राट चार्ल्स द्वितीय के सैन्य कक्ष के बाहर एक दरबारी ने उनके संबंध में एक बहुत सुंदर उक्ति लिख दी कि यहाँ सोते हैं सम्राट हमारे अधिराज, विश्वास नहीं करता जिनकी बातों का कोई, कभी कम अक्ली की बात नहीं करते, न करते कभी बुद्धि की ही बात। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका कहने का तात्पर्य यही है कि सम्राट अपने स्वविवेक से कोई भी कार्य नहीं करता है। और तीसरा है अवैधानिक कार्यों के लिए किसी को सम्राट के नाम पर उन्मुक्ति नहीं मिलती है। क्योंकि सम्राट स्वयं कोई त्रुटि नहीं करता है, स्वयं कोई गलती नहीं करता है, तो वो किसी दूसरे को भी, किसी अन्य व्यक्ति को भी गलती करने के लिए कह नहीं कर सकता है या उसे गलत कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता है। और इस प्रकार से कोई भी मंत्री अपने अवैध कार्य के लिए सम्राट के आदेश की शरण नहीं ले सकता है कि सम्राट जो है वो
उसने ऐसा सम्राट के कहने पर किया है। अर्थात सम्राट की वैध उन्मुक्ति की शरण लेकर वह अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। ये जो परंपरा स्थापित हुई है वो 1678 में वहाँ पर एक मुकदमा आया जो कि अर्ल ऑफ डेनबी का अभियोग आया, जिसमें कि डेनबी जो कि वहाँ का कैबिनेट का मिनिस्टर था, उसने फ्रांस में ब्रिटेन के राजदूत को एक पत्र लिखा और उसके संबंध में उसके खिलाफ जो है एक अभियोग लाया गया और उसके ऊपर जो है अभियोग लाया गया, उसके ऊपर दुष्चरित्रता का मुकदमा चलाया गया। इसमें उसने बचाव में ये कहा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। ऐसा पत्र लिखने के लिए उसे सम्राट ने कहा, उसने सम्राट के आदेश के आधार पर ऐसा पत्र लिखा। चूँकि सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता है, इसलिए उस कार्य के लिए वह स्वयं दोषी नहीं है, वह उत्तरदायी नहीं है। लेकिन संसद ने उसकी उस कथन को स्वीकार नहीं किया और उसने कहा कि चूंकि सम्राट स्वविवेक से कार्य करता ही नहीं है, इसलिए उसके प्रत्येक कार्य की जिम्मेदारी कोई ना कोई मंत्री लेता है, तभी वो कोई कार्य करता है। इसलिए यदि कोई कार्य गलत हुआ है तो उसके लिए वह मंत्री विशेष ही जिम्मेदार होगा, सम्राट जिम्मेदार नहीं है। और इस प्रकार से डेनबी को ही उसके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और उनको दंडित किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि सम्राट जो है वहाँ पर कोई गलती नहीं करता।